आपको अपने स्ट्रगल्स को ओवरकम करने का तरीका खुद ही ढूंढना पड़ेगा। एक कॉमन डाउट आता है बच्चों का, सर कितने घंटे पढूं मैं? एक मेरे को नंबर बता दीजिए जो मेरे हिसाब से सबके लिए अलग अलग होता है, बट ऑन एन एवरेज आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं? सही में ऐसा है कि टाइम मिल जाता है वहाँ पे तैयारी करने का? सर ऐसा है कि आप जीरो से पढ़ के तो तैयारी नहीं कर सकते। वैसे मेरे को एमटेक भी मैंने वैसे चूज़ किया था सर कि मैं जियोटेक है, जियोटेक में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को उतना लोड नहीं आएगा, फिर भी सर आ रहा है। हेलो ऑल डियर लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। अनअकैडमी की लेगेसी रही है बहुत सारे अच्छे टॉपर्स प्रोड्यूस करना, वो चाहे ईएससी हो चाहे गेट हो, और उसी कंटिन्यूएशन में हमारे साथ में आज प्रेजेंट हैं नरेंद्र, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 102 आई है, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रेजेंट हैं गिरिजेश, इनकी ऑल इंडिया रैंक 77 आई है गेट 2026 में। हमेशा ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक लर्नर जो सक्सेसफुल हो चुका है, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं अपनी लाइफ में, अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, तो जो आगे आने वाले लर्नर हैं वो उनसे सीखें और अपनी उन कमियों को सही करें। तो उनकी जर्नी जानने के लिए हम लोग आज का ये अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास हमारे साथ में हैं गॉड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जसपाल सिंह सर, और हम सभी लोग मिल करके ये डिसाइड करेंगे, ये देखेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम्स आई और उनको इन्होंने कैसे ओवरकम किया, और साथ ही साथ कैसे फ्यूचर लर्नर्स उनसे सीख सकते हैं। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों से कॉमन सवाल है, जब रिजल्ट देखा था वर यू एक्सपेक्टिंग दी सेम टाइप ऑफ रिजल्ट? थैंक यू सर फॉर कॉन्ग्रेचुलेसन। सर जब रिजल्ट आया था तो एक्सपेक्टेशन था कि ऑल इंडिया रैंक 150 के अंदर में आएगा, लेकिन 77 का एक्सपेक्टेशन नहीं था सर। तो फिर जब 77 आया तो देखने के बाद तो बहुत अच्छा लगा कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अच्छा आया। Yes. So what was the feeling like? फीलिंग एक बहुत अच्छा फीलिंग हुआ सर कि अब जो एक इतना दिन से मतलब मेहनत कर रहे थे 7-8 महीनों से एकदम कंटिन्यू बिना एक कोई बैकअप प्लान का, तो उसके बाद लगा कि अब इसके बाद कोई पीएसयू में जाकर के एक अच्छा मतलब कि जॉब तो कर सकते हैं। थैंक यू सर, मेरे को भी अच्छा लगा सर। लास्ट ईयर मेरी रैंक 129 थी, फिर मैंने देखा कि 102 है, फिर मैंने कहा ठीक है, अब क्लास में एमटेक कर रहा हूँ सर अभी, तो मैं टीए की क्लास ले रहा था। रिजल्ट आया था 3 बजे, मैंने रिजल्ट देखा 5 बजे, तो फिर मैंने देखा ठीक है बढ़िया है। नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात सर, पिछली बार था इसलिए मैंने कहा ठीक है क्लास लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आप कहाँ से एमटेक कर रहे हैं? सर आईआईटी दिल्ली से जियोटेक में। तो फिर दोबारा गेट देने के लिए रीज़न? सर फर्स्ट टाइम गेट दिया था, उस टाइम मैंने सोचा कि अब एमटेक कर ही लिया है तो एमटेक कंटिन्यू रखता हूँ, क्योंकि पीएसयू कोई एक्सटेंशन दे नहीं रहा था। फिर मैंने कहा कि दूसरा गेट अटेम्प्ट दे देता हूँ ताकि एमटेक भी पूरी हो जाएगी, फिर एमटेक करने के जस्ट बाद कहीं और लग जाऊँगा। तो फिर मैंने मतलब वो सर पीएसयू में दिए थे सर, कोई एक्सटेंशन दे नहीं रहा था। फिर लास्ट में NHIDCL आए, उन्होंने बोला एक्सटेंशन दे दिया, इसलिए रनिंग हूँ एक्सटेंशन पे सर। हाँ इसलिए आपने दोबारा गेट भी लिखा कि ताकि बैकअप के। हाँ यस सर, यस सर। अच्छा, जैसे आपने गेट का एग्ज़ाम लिखा, यू रियली वांटेड टू गिव द गेट एग्ज़ाम, या इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि मेरे को आगे प्रिपरेशन करनी है, तो अगर मेरे को डिग्री भी मिल जाती है एज अ बैकअप की तरह काम करता है, और क्या हम एमटेक करते करते भी अपने बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि आप कर रहे हो एमटेक, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं एमटेक ज्वाइन कर लूँगा और बाकी एग्जाम की तैयारी करूँगा, तो सही में ऐसा है कि टाइम मिल जाता है वहाँ पे तैयारी करने का? सर ऐसा है कि आप जीरो से पढ़ के तो तैयारी नहीं कर सकते कि एमटेक, क्योंकि एमटेक का काम होगा, आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी, आपको असाइनमेंट चेक करने पड़ेंगे, और आपका एमटेक का भी बहुत CGPA भी मैटर करेगा, फिर आपकी प्लेसमेंट में भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको श्योरिटी नहीं है कि गेट में भी होगा, इसलिए आपको सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और आप जीरो से कर रहे हो कि मैं, तो पॉसिबल नहीं है, और थोड़ा बहुत तो होता ही है, तभी आप एमटेक करते हो। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। और अगर मैं एमटेक कर रहा हूँ इसका मतलब मैंने गेट निकाला हुआ है सर, और मैंने गेट कितना निकाला हुआ और मैं किस ब्रांच में कर रहा हूँ ये भी सर डिपेंड करता है कि मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं और मैं स्ट्रक्चर में एमटेक कर रहा हूँ, फिर तो मैं स्ट्रक्चर पे एमटेक पे ध्यान दूंगा कि मैं उधर पढ़ूंगा। इसलिए वैसे मेरे को एमटेक भी मैंने वैसे चूज़ किया था सर कि मैं जियोटेक है, जियोटेक में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को उतना लोड नहीं आएगा, फिर भी सर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ जो पढ़ा है उसमें भी बहुत डीप में, हर एक जो स्लोप स्टेबिलिटी एक चैप्टर है, यहाँ पे एक बुक है, तो बहुत मतलब है, पर मैनेज सर हो जाता है कि मतलब हो जाता है मैनेज। रिवीजन करने का टाइम, टेस्ट देने का टाइम इतना मिल जाता है कि आप वापस रिवाइज कर लो, बस अगर आपने पहले किया हुआ हो। और तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जब हम फ्लो में होते हैं तो हम अगर 1-2 घंटा भी पढ़ें तो उसका आउटपुट ज़्यादा निकल के आता है।
अपोजिट टू यार मैं पूरे दिन पढ़ाई कर रहा हूँ, बोलने को हम पूरे दिन पढ़ाई कर रहे होते हैं पर जो इफेक्टिव आउटपुट निकल के आता है वो बहुत ही कम आता है, क्योंकि आप फ्लो में वो पढ़ रहे हो, डेली आपका रूटीन बना हुआ है, एक मोमेंटम बनी हुई होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज हो जाती हैं। सर आप हमेशा बोलते थे ना कि बिजी रहोगे तभी आउटपुट ज़्यादा आएगा, आउटपुट ज़्यादा आएगा, इसलिए पूरे दिन बिजी रखता हूँ, क्लासेस में भी जाता हूँ, टीए का काम भी करता हूँ, ताकि बाद में आऊँ ना तो 4 घंटे बचे तो अच्छा 4 घंटे तो पढ़ने हैं, वरना 8 घंटे फ्री होते तो फ्री होते वो, फ्री होते इसलिए। ब्रिजेश आप फुल टाइम पढ़ रहे थे? तो जैसे इन्होंने एमटेक के साथ अपनी तैयारी करी और बोल रहे हैं कि टाइम मिल जाता है तैयारी कर लें, पर वैसा नहीं होता कि हम सोचें कि पूरा दिन हमारे पास फ्री है। आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे थे, आपको क्या लगता है कि अगर मैं पूरा दिन पढ़ता हूँ तो क्या मेरा इतना आउटपुट निकल पाता है या टाइम वेस्ट होता है उसके अंदर भी? जैसे कि सर हम पूरा दिन तो पढ़ते थे तो उसमें है कि लाइब्रेरी जाते थे तो मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। तो जैसे 2025 में जून जुलाई में मेरा बीटेक तो ख़त्म हुआ था और उसके बाद जो मेरे पास टाइम तो बचा था, और फिर जैसे कॉलेज में प्लेसमेंट लगी थी, लेकिन जो सब कंपनी थे वो सब मतलब हमें नहीं पसंद था, उतना थी कि हाँ उतना अति नहीं मिल रहा था उसमें। तो फिर मेरे पास कोई ऐसा बैकअप प्लान नहीं था, तो एक मतलब रिजिडली हमें पढ़ना पड़ा और एक उस जर्नी को फिर जैसे ही स्टार्ट किया, ऐसे तो सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिए थे और फिर उसके बाद जो इधर टाइम बचा उसमें एकदम रिग्रेस तरीके से थोड़ा मेहनत करके और फिर इस जर्नी को अच्छे से एंजॉय किया सर। ओके तो कितना टाइम आप इन्वेस्ट करते थे पढ़ने में, मतलब सफिशिएंटली कि यार मैं अगर 5 घंटे पढूं तो, क्योंकि एक कॉमन डाउट आता है बच्चों का, सर कितने घंटे पढूं मैं? एक मेरे को नंबर बता दीजिए जो मेरे हिसाब से सबके लिए अलग अलग होता है, बट ऑन एन एवरेज आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते थे? सर जैसे कि टाइम का बात है, अगर जो अपने अकॉर्डिंग देखें तो हम जैसे कि मिनिमम 10 घंटे तक के पढ़ते सर एक्चुअल में। जैसे कि अगर जो है कि 4-5 घंटे से तो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, लेकिन 10 घंटे 11 घंटे तक के चला जाता था सर। यस सर, मतलब इतना टाइम देना पड़ेगा। यस सर, देना पड़ेगा, पेपर निकालना। यस सर। मुझे लगता है सर दोनों की जर्नी बड़ी मोटिवेटिंग है। हाँ, एक साइड में पूरा मेहनत है, आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, आपको करना ही करना है। दूसरी साइड में अपने पास में एक बैकअप है और साथ ही साथ एमटेक को भी पूरा करना है और एग्जाम निकालना है। तो दोनों ही चीज़ें मुझे लगता है जो मिथ हैं लर्नर्स की कि इससे नहीं कर सकते हैं या ऐसे नहीं कर सकते हैं, बट दोनों में एक कॉमन चीज़ भी है कि जो स्ट्रगल्स होते हैं वो सबके प्रिपरेशन में रहते हैं, फेस बदल जाता है, स्ट्रगल्स इनके भी हैं, स्ट्रगल्स इनके भी हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, बट जो स्ट्रगल्स का वे होता है आपको निचोड़ने का वो अलग अलग होता है। आपको अपने स्ट्रगल्स को ओवरकम करने का तरीका खुद ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे बच्चे हमसे एक स्टैंडर्ड आंसर एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इन्होंने बोला मेरे को 10 घंटे पढ़ना है, बट इनके पास 10 घंटे नहीं है, तो इनको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो सबके लिए जो सिचुएशन है वो अलग अलग होगी, जो आउटपुट है, जो गोल है वो सबका सेम है, रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। हमारा जो रोल होता है आपको बस डायरेक्शन दिखाने का होता है कि यार आपकी सिचुएशन के हिसाब से अगर आप इस तरीके से करते हो तो बेटर रहेगा। हो सकता है इन्होंने भी पूछा होगा तो मैंने बोला होगा यार आप पढ़ते पढ़ते निकाल लो, अगर ये मेरे से पूछते तो मैं इनको अलग तरीका बताता। बट आपको अपना जो जर्नी है वो खुद डिसाइड करनी है कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूं ताकि मेरा आउटपुट सबसे ज़्यादा निकल के आए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यार कि बच्चे बोलते हैं सर जब हम गेट की तैयारी कर रहे होते हैं बीच में बाकी एग्जाम्स भी आ जाते हैं, तो उनके लिए हम अलग से पढ़ाई करें, क्योंकि अभी देखा गया पिछले 2-3 सालों में काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, तो मुझे सिर्फ गेट के लिए तैयारी करनी है या बाकी एग्जामों की भी प्रिपरेशन करनी है बीच बीच के अंदर? सर मेरा तो इस मामले में एक मानना है, जब भी आप टीचर से पढ़ते हो ना तो पढ़ने के साथ उनका जो माइंड है ना वो भी कैचअप कर लो। पढ़ाई तो होती रहेगी, आप S=WG तो हर जगह से पढ़ लोगे, जहाँ से पढ़ रहे हो उनका माइंडसेट अगर कैचअप कर लिया तो फिर तो क्या ही है सर, सिलेबस वही है, एग्जाम का बस PYQ कर लिया, पता चल अपन को ये पता चलना चाहिए कि एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है। अगर अपन को पता है कि गेट ये डिमांड कर रहा है, ESE ये डिमांड कर रहा है, सिविल वही है, फॉर्मूलाज वही है, बुक्स भी वही है, नोट्स भी वही है, बुक्स भी चेंज नहीं हो रही है, बस PYQ है, PYQ को देख लिया, अच्छा राजस्थान ये हारा है तो राजस्थान ये में ये वाले मेंस के कन्वेंशनल आएंगे वो सोल्व करने हैं, गेट में PYQ सोल्व करने हैं, ES आएगा तो प्री ये करना है। तो हर एग्जाम अलग अलग डिमांड करेगा, तो अपन को एग्जाम के अकॉर्डिंग लास्ट के 20 दिन 25 दिन बस वही करना है। बहुत सही, मतलब यू कैन सी दी माइंडसेट ऑफ दिस लर्नर। इन्होंने सही चीज़ पकड़ ली है कि यार मेरा कंटेंट है वो तो सेम रहेगा, किताबें सेम रहेंगी, नोट सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा, बट जो एग्ज़ाम की डिमांड होगी वो चेंज होगी और वो आप आखिरी के 20 दिन में भी
अपने आप को फाइन ट्यून कर सकते हो। तो अभी बच्चे क्या करते हैं, जब कोई बीच में कोई एग्ज़ाम आता है गेट के, उधर भटक जाते हैं, 2 महीने उसमें वेस्ट करते हैं, फिर वापस से गेट की तैयारी करते हैं, तीसरा एग्ज़ाम आ जाता है, फिर वहाँ चले जाते हैं। ये नहीं करना है हमें प्रिपरेशन एक बार ही करनी है। 7-8 महीने लगेंगे इसके अंदर आपको, बट अगर आप इस प्रोसेस फॉलो करते हो जो बोरिंग भी होता है, मैं खुद बोलता हूँ ये बोरिंग प्रोसेस है, ये चेक करेगा आपकी, पर इसका रिजल्ट फिर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। जैसे आपके सामने है यार, एक बार नहीं मैं 2 बार गेट निकाल लूँगा, और हो सकता है अगर मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करता रहूँ मैं बाकी सारे एग्जाम्स भी निकाल लूँगा। तो आपको प्रोसेस करना है, एक बार ही प्रिपरेशन करनी है। बीच में कोई एग्जाम आता है, आप 1-2 हफ्ते उसमें PYQs देख के गेज कर सकते हो कितनी डेप्थ तक सवाल पूछे जाते हैं, कितने एक्सटेंट तक सवाल पूछे जाते हैं, और इतना सफिशिएंट होता है गेज करने के लिए। अच्छा, बच्चे क्या कर रहे होते हैं, उसी एग्जाम के सवाल लगा रहे होते हैं पिछले 20 सालों के, 25 सालों के, 10 सालों के, और ये सोचते हैं कि यार यही सवाल वापस आ जाएगा, विच इज़ नॉट द केस। आपको अपना बेस सेम रखना है, सवालों को बस देखना इस वजह से है कि आपको आइडिया लगे कि नेचर क्या है हमारे एग्जाम का। सर चीज़ें टाइम लेती है मैच्योर होने में। अपन चाहते हैं कि आज पढ़ा, आज सॉम पढ़ा, चीज़ें टाइम लेगी। जो आज अपन ने सॉम पढ़ा है वो 1 महीने बाद नए नज़रिया मिलेगा कि सॉम पढ़ने का अलग है। जब अपन RCC पढ़ेंगे फिर सॉम को अलग नज़रिए से देखेंगे, फिर अपन जियोटेक में सीरियस स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, मोर्स का सर्कल पढ़ लेंगे, अलग नज़रिया देखेंगे। अच्छा सॉइल में अच्छा कंप्रेशन टेंशन ये अच्छा अलग बनेगा। तो चीज़ें टाइम लेती है। अपन चाहते हैं कि आज मैंने पढ़ लिया, सॉम कंप्लीट कर लिया, मेरे को सब आ जाए, तो सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे और रिजल्ट भी आ जाए। एग्जैक्टली। अच्छा गजेंद्र, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं, आई होप आपने भी करी होंगी। अब आप उस फेज से बाहर आ गए हैं, जो बाकी बच्चे एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि जो गलतियां आपने करी हैं वो उनको नहीं रिपीट करनी है? जैसे कि सर हमने प्रिपरेशन 2nd ईयर से स्टार्ट कर दिया था, तो फिर हमने 3rd ईयर में गेट का एग्ज़ाम दिया था, और उस टाइम तो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, 2 नंबर से रह गया था सर। तो फिर उसके बाद जब हमने देखा कि 4th ईयर में तो 1 साल जो हमने प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरा किस वजह से नहीं हुआ, तो उसमें है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम मटेरियल के पीछे ज़्यादा भाग रहे थे, और जो सब्जेक्ट था उसको एक साथ 2-3 सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दे रहे थे, लेकिन वो एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे थे सर। तो फिर एक जब उतना टाइम बाद एक हमने खुद से एक अभी ऐसे तो बोलते थे कि किसी भी चीज़ को 1 एट ए टाइम करो, तो वहाँ पे था कि हम एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करते थे, और जब तक उसका जो अंतिम पॉइंट नहीं होता था, वो अंतिम लेक्चर या फिर अंतिम जो कॉन्सेप्ट नहीं था उसको अपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में मेंटेन नहीं कर लेते थे। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम नहीं पकड़ते थे, और उसके बीच बीच में हम जो पीछे जो कवर कर लिए उसको बस रिवाइज करते रहते थे, लेकिन उसके अलावा जो बीच में हम तो कभी तो कोई अति नहीं, नया चैप्टर नहीं अति पकड़ते थे। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसको पहले कंप्लीट करें, उसके बाद ही दूसरी चीज़। यस सर, बिल्कुल। इन्होंने बीच में बात करी रिवीजन की। सिविल का सिलेबस सबको पता है काफ़ी वास्ट है, 13-14 सब्जेक्ट है हमारे, फिर नॉन टेक भी आ जाता है गेट में बात करें, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आता है, ESE में तो पूरा ही हमारा जनरल इंजीनियरिंग आ जाती है, GS भी आ जाती है, बाकी कोई एग्ज़ाम भी होता है उसमें भी नॉन टेक तो होता ही है। तो मैं कहने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, और सबको एक कॉमन क्वेरी होती है सर, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो इन्होंने बात करी रिवीजन की, आपके हिसाब से आप किस तरीके से रिवाइज करते थे और इन चीज़ों को रिटेन करके रखते थे? सर ये मेरा हिसाब ही नहीं है, आपका हिसाब है सर। 20% वाला रूल है सर, कि जो भी पढ़ रहे हो नया चाहे छूट जाए, लेकिन आज वाला रिवीजन पूरा होना चाहिए। अगर मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो रिपीट करने की सर ज़रूरत ही नहीं है। कोई देख रहा हो तो सर 1 घंटा रिवाइज कर लिया, 4 घंटे बचे नया पढ़ लिया। हो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं नया पढ़ ही नहीं पाता, तो छोड़ दिया, नया नहीं पढ़ा तो कल पढ़ लेंगे, लेकिन जो पढ़ा है वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। रिवीजन का गेम सर, जो बंदा फर्स्ट टाइम कर रहा है सर गेट, उसका रिवीजन तगड़ा होना चाहिए। जो सेकंड टाइम कर रहा है मिस करते हैं। हाँ। क्योंकि फिर से मैं बोलूँगा बोरिंग काम है, बहुत बोरिंग है। ये 2 बार रिवाइज करने के बाद हमें ऐसा इंप्रेशन आता है कि यार ये तो मुझे पता है, जबकि ऐसा नहीं है। सर जो दूसरी बार कर रहा है उसको प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन जिसको पहली बार क्रैक करना है उसको रिवीजन चाहिए। वहाँ पे क्वेश्चन आया, क्लिक हुआ, अच्छा ये हो गया बस। और सर मुझे लगता है रिवीजन अगर सही नहीं है तो फिर एग्जाम में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको लगेगा कि पढ़ा हुआ है, वो क्लिक नहीं होगा, और एग्जाम आप एकदम उसको जल्दी से बता नहीं पाओगे। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के टाइम पे सारा गेम बन गया है टाइमिंग और एक्यूरेसी, जल्दी करना है और सही करना है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मतलब मैं रेफरेंस देता हूँ उनको। मैं अगर बात करूँ 2011 की ES में मेरे 50% मार्क्स थे जी। 50% पे अगर चौथी रैंक है, आज 50% पे सिलेक्शन नहीं होता। बिल्कुल। मतलब 10-12 सालों के अंदर ये हो गया है कि अगर आप उतने नंबर ला रहे हो, आपका सिलेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चों का लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि स्कोप ही नहीं है आपके पास, मार्जिन ही नहीं है आपके पास कि आप कोई चीज़ छोड़ के जाओ या गलत करो वहाँ पे।
सर जैसे कि मेरा रिवीजन का जो स्ट्रेटजी था, जो कि उसमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट थ्रूली तो पढ़ लेते थे, और एक बार जो सर तो क्वेश्चन कराते थे उसको, और फिर उसके बाद जो कि सर आपने बोला रिवीजन बहुत ही बोरिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो जैसे कि मैराथन हो गया या फिर यूट्यूब पे, तो एक बहुत हेल्प तो करता है। अगर जो फर्स्ट टाइम रिवीजन तो करना तो बैठते हैं तो मन नहीं तो करता है पेज तो पलटने का, लगता है कि सब तो पता ही है, छोड़ देते हैं, नया सब्जेक्ट इससे स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर छूट जाएगा। तो फिर जैसे मैराथन हो गया या फिर क्विक रिवीजन टाइप के भी तो कोर्स है अवेलेबल, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो बन जाता है। मैराथन्स ने हेल्प किया था जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे थे? यस सर, बहुत ज़्यादा हेल्प किया था सर, क्विक रिवीजन और मैराथन। वही है कि लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम आपके पास में है, आपने जो पढ़ रखा है उसको अपने माइंड में रिटेन करना भी एक कला है। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है तो आप हो सकता है आप एक सब्जेक्ट के अच्छे प्रोफेसर बन जाओ, पर अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपने जो पढ़ा है कन्फाइंड वे में अपने माइंड में रिटेन रखना, वो अगर कर ले गए तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक शॉर्ट नोट्स का है सर, कि शॉर्ट नोट्स से अगर जो बहुत सारा पूछते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो जो कि मेरा स्टडी था शॉर्ट नोट्स का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार पूरे लेक्चर को देख करके और जो लेक्चर में सारे क्वेश्चन थे उसको लगा करके, और फिर उसके बाद एक बार थ्रोली PYQ लगा करके आपको जो फिर वहाँ से PYQ में जो नए तो कॉन्सेप्ट्स मिले हैं, या फिर जो PYQ अगर जो क्वेश्चन लगाते हैं उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। उसमें पता चलता है कि मतलब कि एग्ज़ाम में कौन से तो कॉन्सेप्ट से ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उससे हमें पता ये भी चल जाता है, टाइम भी तो बच जाता है कि हमको इस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। वो अगर जो कॉम्प्लेक्स भी है तो उस पर ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे, क्योंकि उससे नंबर ऑफ द क्वेश्चन ज़्यादा नहीं तो पूछे जा रहे हैं। सर मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के साथ में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रिलेवेंट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना। ये कहीं टेस्ट सीरीज़ बहुत टफ हैं, उनसे बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है, कहीं पर थोड़ी सी ऐसी हैं जो एग्ज़ाम के पेपर में वैसा आती नहीं है। मतलब आइदर ऑफ द केस, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो जो बहुत ही आसान है तो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करते हो जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। जो एग्ज़ाम आप लिखने वाले हो एग्जैक्टली उसी तरीके के सवाल आपको करने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि यार जो पेपर में लिखने वाला हूँ उसमें मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, या उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी कमियां क्या हैं, ताकि मैं उसको सुधार पाऊँ। अगर आप हल्की टेस्ट सीरीज़ करोगे तब भी इशू है, और अगर भारी करने लग जाओगे, जैसे अगर मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ AE का, अब बच्चे बोलते हैं सर मैं ESE की टेस्ट सीरीज़ लगा लूँ। अब ESE की टेस्ट सीरीज़ लगा लोगे, नो डाउट अच्छे क्वेश्चन होंगे, सवाल नहीं बनेंगे, आप ही डिमोटिवेट होगे। पर अगर आप JEE की टेस्ट सीरीज़ लगा लोगे, सवाल बहुत हल्के होंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा यार ये तो सवाल बन जाते हैं मेरे से। तो कहने का मतलब ये है कि इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं यार, जब हम मैच खेलने जाते हैं जैसी पिच होती है उसके हिसाब से ही हम अपनी टीम बनाते हैं ना यार। अगर पिच ऐसी है जो स्पिनर को सपोर्ट कर रही है तो मैं स्पिनर को खिलाऊंगा ना, मैं फास्ट बॉलर को नहीं खिलाऊंगा। तो ये तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में स्ट्रेटेजी देखते ही हैं हम। तो एग्जाम के हिसाब से हम अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको डिसाइड करते हैं, क्वेश्चंस को डिसाइड करते हैं, और ये करने में मोटा मोटा अगर आप 20-25 दिन भी देते हो एग्जाम से पहले, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि जो आपका फंडामेंटल बेस है वो तो सेम ही है, वो चेंज नहीं होता है। पर यहाँ पे गलती क्या कर जाते हैं यार, हम और सवाल करने के चक्कर में बाकी सारे एग्जामों के भी सवाल लगाने लग जाते हैं, और सवाल करने के पीछे एक ही कारण होता है, बच्चों को ये लगता है कि यार अगर मैं और सवाल करूंगा क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए। इसमें टाइम हम बहुत वेस्ट कर देते हैं, पर जो रिटर्न मिलता है चलो ठीक है आ भी गया, 1 सवाल 2 सवाल आ भी गए, पर इसके पीछे आपने टाइम कितना वेस्ट कर दिया। तो ये एक माइंडसेट है जो शिफ्ट होने में बहुत टाइम लगता है। मतलब मैं अगर इसको 1 साल में कम से कम मैं 1000 बार बोल देता हूँ, और जो इसको पकड़ लेता है इस बात को, फाइनली मतलब रिजल्ट निकल के आता है उसका कि यार हाँ यार सही बोल रहे हो। शुरू में लगता है कि यार मैं और सवाल करूँ, मैं बोलूँ ना अगर सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होती यार, सवाल कैसे नहीं करें हम, जबकि टाइम मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी थ्योरी के ऊपर, अपने नोट्स के ऊपर। क्या जब वो समझ में आएगा मैं सवाल तो किसी भी एग्जाम के बना लूँगा, बट हमारा फोकस कहाँ जाता है, सवालों के ऊपर। और ये भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सवाल करते कैसे हैं, 90% बच्चा सवाल कैसे कर रहा होता है, ऊपर क्वेश्चन पढ़ता है नीचे आंसर पढ़ता है, और डाउट क्या पूछता है, सर इस आंसर में इसने ये क्या कर रखा है। मतलब एक तीसरे इंसान ने सवाल का सॉल्यूशन निकाला हुआ है, वो आपको बात समझ में नहीं आ रही है और वो आप डाउट पूछ रहे हो, जबकि सवाल मुझे खुद सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई सवाल खुद सॉल्व कर रहा है वो कभी ये बोलेगा ही नहीं सर मैं कितने सालों के सवाल करूँ, 1 साल के सवाल नहीं बनेंगे।
उसमें इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं हमने 5 साल के सवाल बना लिए, सवाल बनाए नहीं है, हमने सवाल पढ़ लिए हैं बस, विच अगेन डजेंट सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है ये। बिल्कुल। अगर फाइनल एग्जाम में जा करके आपके माइंड में ये क्लिक नहीं हो रहा है कि ये स्टार्ट कहाँ से होगा, तो आपका वो क्वेश्चन जो आप करके आए वो तो आपको आता है, लेकिन नया क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं बनेगा। और वही मेन बात है, क्योंकि आपको पता है PYQ आपको जो करने हैं वो ऐसे नहीं करने कि उस क्वेश्चन का तरीका याद रखना है, क्योंकि रिपीट तो होने वाला है नहीं एग्जाम में। नया बनना है तो आपको नया बनाने की प्रोसेस समझना पड़ेगा, धीरे धीरे खुद सोचना पड़ेगा। PYQ में तुरंत आंसर नहीं देखना है, सोचना है कि इसको कैसे बना सकते हैं। हो सकता है जो आपकी जो PYQ बुक है वो भी किसी टीचर ने ही सॉल्व करके रखी हुई है, हो सकता है कि आपका तरीका उनसे ज़्यादा एफिशिएंट हो, आप उससे इजीली सॉल्व कर लें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको कैसे हेल्प किया नरेंद्र ये टेस्ट सीरीज़ में एनालिसिस और एक्यूरेसी सही करने में? जब भी अपन कोई एग्ज़ाम देते हैं तो अपना मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे को अगर कोई एक्सपीरियंस मिल जाए कि मैं अगर एक अटैम्प्ट दे चुका हूँ तो मेरे को दूसरे अटैम्प्ट में हेल्प होगा। जैसे मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा हूँ गेट का, मेरे को नहीं पता है गेट का एग्ज़ाम कैसे होगा, तो मेरे को 15-20 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, वो टेस्ट सीरीज से आएगा। अगर मैं 15-20-30 टेस्ट लगा लेता हूँ, वो बहुत ही रेयर होता है 30 टेस्ट लगाना, 15-20 मैक्सिमम होता है। अगर मैं फुल लेंथ लगा लेता हूँ तो मेरे को 15 टेस्ट का एक्सपीरियंस है, मैंने 15 बार गेट दे चुका हूँ मैं, तो वो वाला हेल्प वहाँ पे जाऊँगा तो मैं कैलकुलेटर मैं यूज़ टू कैसे यूज़ करना है, वहाँ पे 3 घंटे कैसे मैनेज करना है। ऐसा नहीं होगा कि मैं 3 घंटे अब मैं क्या करूँ, आगे वाला क्वेश्चन वहाँ पे क्या होगा कि 65 क्वेश्चन है या कोई भी एग्जाम्स हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ से जियोटेक की सीक्वेंस है, यहाँ इन्वायरमेंट की सीक्वेंस है, यहाँ सॉम की सीक्वेंस है, एकदम जंबल में होंगे कि मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, समझ में नहीं आएगा कि अभी तो मैंने ये लॉजिक लगाया, यहाँ से शिफ्ट होकर मेरे को यहाँ पे जाना है, तो बदल जाता है पूरा। वही सर, मतलब अगर मैं शिफ्ट हो रहा हूँ तो वो वाला सारी चीज़ें कहाँ से आएगी, फर्स्ट टेस्ट में नहीं आएगा। जब आप सारे टेस्ट देके लास्ट टेस्ट में पहुँचोगे तब आपको पता चलेगा कि हो जाएगा गेट में। इसी में ऐड करना चाहूँगा, हम जैसे कोर्सेज लॉन्च करते हैं, प्रैक्टिस कोर्स लॉन्च करते हैं, टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं। प्रैक्टिस कोर्स में एक कॉमन डाउट आता है बच्चों का, सर सवाल कैसे कराओगे, टॉपिक वाइज कराओगे क्या? इसको फिर से मैं इस तरीके से लूँगा कि यार आपका जो मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो बांग्लादेश के अगेंस्ट, उनको दिमाग में रखते हुए, अरे पेपर में तो जो सवाल आएंगे वो तो सारे जम्बल्ड होते हैं, वो सब्जेक्ट वाइज थोड़ी ना आते हैं कि पहले RCC के सारे सवाल आएंगे और RCC में भी चैप्टर वाइज आएंगे, बीच में से सवाल उठ के आता है। तो आपके अपने ब्रेन को भी वैसे ही मोल्ड करना पड़ता है कि यार एक सवाल मेरा जियोटेक का है, दूसरा सवाल मेरा RCC का है, तो आपको जंप करना है और वो जंप करना भी सीखना पड़ता है। आपको आता भले ही है, अगर एक ट्रांजिशन में भी आपने टाइम लिया, मतलब आप रेस से बाहर चले गए, क्योंकि सारा गेम अभी हमने डिस्कस किया टाइम का ही है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पर हम जब तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पे अपना कंफर्ट देखते हैं कि यार सारे सवाल एक साथ आएँ, और उसमें भी ये डिमांड रखते हैं बच्चे कि सर टॉपिक वाइज पहले पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर। बट एग्जाम में तो ऐसे नहीं होने वाला, यानी मैं तैयारी किसी और चीज़ की कर रहा हूँ और मेरे को पेपर में कुछ और मिलने वाला है, तो फिर से ये मैच नहीं करेगा। इसलिए आपको सारी चीज़ें एग्जैक्टली वैसे ही रिप्लिकेट करनी पड़ती है जैसे आपको पेपर में मिलने वाली हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे लर्नर्स बोलते हैं कि सर जब मॉक टेस्ट का रिजल्ट आता है उससे डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो आधे लोग को फेलियर एब्जॉर्व करना नहीं आता, इवन इफ वो मॉक टेस्ट में है, तो अब वो मॉक टेस्ट में फेल ना हो जाए, उनके मार्क्स कम हो जाएं, डिमोटिवेट हो जाएं, इस चक्कर में वो अपना फाइनल रिजल्ट खराब कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको छोटे छोटे फेलियर जब बहुत सारे आप देखोगे, उन पे काम करोगे, तब जा करके एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो एक बड़ा सक्सेस आपको देगा। आपको क्या लगता है कि जो एक्यूरेसी है, एक जो रिजल्ट आपने मॉक टेस्ट दिया, उस मॉक टेस्ट देने के बाद वाला जो पार्ट है कि आपको पता चले कि कौन से पॉइंट पर गलती हुई, उसको ठीक करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सिर्फ मॉक टेस्ट ज़्यादा लगा देना? सर जैसे नंबर ऑफ टेस्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने टेस्ट को मैं वापस से सोल्व कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। और सोल्व भी क्या कर रहा हूँ कि जो सोल्व हो गए वो तो बाद में भी हो जाएंगे, जो सोल्व नहीं हुए और जो गलतियाँ, क्योंकि सोल्व हो गए वो तो हो ही जाएंगे, जो गलतियाँ हैं ना, आज मैंने गलती की 100% चांस है कि कल भी मैं वही गलती करूँगा अगर मैंने आज सही नहीं किया तो। सबसे पहला है कि सर जब भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ, जैसे जसपाल सर बोले कि टेस्ट भी लेवल का दो, कि एग्ज़ाम के लेवल का, ना कम दो ना ज़्यादा दो। अगर मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो उसमें किसी भी टेस्ट सीरीज लेता हूँ, उसमें 60 to 70% ही मैचअप होते, 20 to 30% होंगे ही नहीं। और 20 to 30% कहाँ होंगे, वो ESE मेंस के क्वेश्चन होंगे जो लेवल के नहीं है। मतलब कर सकते हैं अपन, ऐसा नहीं कि अपन नहीं कर सकते, पर वो टाइम ज़्यादा मांगेगा। अपन को 3 घंटे में पेपर करना है, 3 घंटे में एक्यूरेट भी करना है और टाइम को मैनेज करके भी करना है। इसलिए 60 से 70 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में और सोच रहे कि अरे 80 लेके आए, वो कर चुका है अटेम्प्ट। इसलिए अपन को डिमोटिवेट नहीं होना है, अपन भी लेके आ जाएंगे। बस जो अपन ने गलतियाँ की है वो सुधारेंगे, जो अपन से क्वेश्चन नहीं हुए उनको वापस से देखेंगे। जो अगर मैं 20 टेस्ट ले रहा हूँ कोई मैटर नहीं करेगा अगर मैं वापस एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 5 टेस्ट लगा रहा हूँ और 5 टेस्ट को वापस से देख रहा हूँ, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन में मेरा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का ये टॉपिक वीक है, अच्छा मैं इस पर 1 घंटा दे दिया, 2 घंटा दे दिया, उस 3 घंटे टेस्ट देने के बजाय, तो वो ज़्यादा रिजल्ट लेके आएगा नंबर ऑफ टेस्ट से।
बिल्कुल, तो धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स में अपना इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे तो फाइनली सबसे बड़ा जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। एक बार ये सारे सर एक ही बार का स्टेप है, प्रोसेस है। आप एक एग्ज़ाम के लिए प्रोसेस निपटा लीजिए, फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम आएगा बस उसके कुछ क्वेश्चन समझने हैं और आप डायरेक्ट जा करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। सर इसके बाद में इंटरव्यू का भी बहुत बड़ा रोल है। गेट एग्ज़ाम निकला तो उसके भी बारे में थोड़ी सी बात करते हैं सर। बिल्कुल, इंटरव्यूज़ के बारे में, जैसे इंटरव्यू को हम बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट है। अगर आप कोई टेक्निकल एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हो, वहाँ पे बस ये गेज किया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। क्योंकि आज के टाइम पे फिर से अगर प्रैक्टिकल बात करें, हम काफ़ी सारी वैकेंसीज़ को एज अ बैकअप लेके चलते हैं। यार मेरा मेन टारगेट तो ESE है, या अभी मैं एमटेक कर लेता हूँ, टाइम मिल जाएगा, मैं फिर आगे किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँगा। वहाँ पे उनका फोकस यही होता है कि आप इस पर्टिकुलर जॉब में ज्वाइन करोगे नहीं करोगे, या आप यहाँ फिट बैठते हो या नहीं बैठते हो, या आपका माइंडसेट ये जॉब करने लायक है या नहीं है। टेक्निकल एंगल तो पूछते ही हैं इन जनरल, अगर आपने पेपर निकाला हुआ है तो टेक्निकल सवालों के जवाब आप दे ही दोगे वहाँ पे, पर बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है जिससे ये पता चले कि आप सीरियसली इस पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो। आपसे पूछूंगा ग्रेश, आपने जैसे खूब सारे टेस्ट दिए होंगे, हम टेस्ट की बात कर रहे थे, वहाँ पे भी यही रैंक आती थी आपकी? क्योंकि इससे मैं एक पॉइंट मेरे को डिस्कस करना है बच्चों के साथ। एक बार आप मुझे बताइए कि टेस्ट में भी आप इतने ही नंबर लेके आते थे? जैसे कि हम टेस्ट देते सर तो वहाँ पे इतना नंबर नहीं आता सर। मैक्सिमम तो मेरा 68 72 तक गया है सर, जो कि एग्ज़ाम में अभी तो बन रहा है 78 नंबर सर। ओके, एग्ज़ाम में ज़्यादा आ रहा है? यस सर, यस सर। बिल्कुल। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जब आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहली बार में ही सक्सेस अचीव कर लिया है। जो जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा उसने उतने ज़्यादा फेलियर देखे हुए होंगे, और वो चीज़ आप नहीं गेज कर पाते हो। आप सिर्फ सक्सेस को देखते हो, यार इनका गेट पे निकल गया, इनका गेट पे निकला है, पर इसके पीछे ये आपसे ज़्यादा बार फेल हो चुके हैं, और आप अपने फेलियर को लेके बैठ जाते हो, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम उसके ऊपर परेशान होने लग जाते हैं कि यार अब मैं 2 नंबर से रह गया। आप 2 नंबर से रह गए हो, पर आप इसको इस तरीके से देखो कि आप बस 2 नंबर ही बचे हैं आपके कट ऑफ क्लियर करने के अंदर या एग्ज़ाम क्लियर करने के अंदर। एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट मैंने अभी कोट पढ़ा था या कहीं सुना था कि अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की, उन्होंने मतलब वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा बार वो 0 पे आउट हुए हैं। हम सचिन को बोलते हैं कि भैया वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, मतलब उनके फेलियर्स ज़्यादा हैं उनके सक्सेस जो उन्होंने रन स्कोर किए हैं। हम उसको हाईलाइट नहीं करते हैं, हम उसके पीछे का प्रोसेस नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि यार ये इंसान सक्सेसफुल हो गया, यार इसने 2 बार गेट निकाल लिया। तभी मैंने आपसे पूछा कि यार आपके क्या टेस्ट सीरीज़ में भी इतने नंबर आते थे? आपने बोला नहीं। अब वो चीज़ की हम बात नहीं करते हैं कि यार मेरे टेस्ट सीरीज़ में तो कभी नहीं आए 70 नंबर 80 नंबर, पर मेरे मेन पेपर में आए। वो मेन पेपर में इसीलिए आए क्योंकि पीछे मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं और उसको इम्प्रूव किया है। सही बात है। अच्छा, अब आप लोग का एग्ज़ाम निकल गया है, इंटरव्यूज़ भी आने वाले हैं, PSUs बहुत सारे होंगे, और नरेंद्र ने बहुत सारी PSUs के इंटरव्यू क्रैक भी कर रखे हैं। साथ ही साथ इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए एग्ज़ाम निकालना, टेक्निकल एग्ज़ाम निकालना एक अलग चीज़ है, और इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करना, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है आपका टेक्निकल ज़्यादा उनसे टेक्निकल से ज़्यादा ये चेक करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि आप वहाँ अगर इंटरव्यू में बैठे हो तो आपने टेक्निकल में तो अच्छा कर ही लिया है। तो क्या लगता है आपको, आपने एग्ज़ाम निकाले भी हैं, इंटरव्यूज़ निकाले भी हैं, तो उसमें क्या कैसे शेप किया, IIT ने कैसे शेप किया आपकी पर्सनैलिटी को, और कैसी पर्सनैलिटी स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन के दौरान मेंटेन करनी चाहिए कि प्रॉब्लम लास्ट में नहीं आए? जब प्रिपेयर कर रहे हो तब तो प्रिपेयर ही करो, क्योंकि 2 चीज़ें एक साथ होने के चांस नहीं है। एक मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, एक चीज़ पे फोकस रखो। जब एग्ज़ाम निकल जाएगा तब इतना सफिशिएंट टाइम होगा कि इंटरव्यू के बीच में और आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट के बीच में कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, जैसे चाहो आप अपनी हॉबीज़ बना सकते हो, जो आप इंटरव्यू को जैसे आप जिस शेप में लेके जाना चाहते हो वो आप जा सकते हो। इसलिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। जैसे मैं इंटरव्यू दिया हूँ, उसमें एक ही चीज़ है कि जैसे सर बोले टेक्निकल नॉलेज है आपके पास, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक किए, आप इंटरव्यू में बैठे हो। वो आपसे ये पूछेंगे कि ये तो ठीक है, इसके बाद ये क्या, आपसे सिर्फ एकदम इंटरव्यू चिल होता है, बस बातें होती है, बस बातों को आप किस तरीके से लेते हो, लाइटली लेते हो, किस सेंस में लेते हो, उनको वो देखना है कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हो कि नहीं हो। नॉलेज है सबके पास, जो इंटरव्यू देने आया है सबकी रैंक है, सबके पास नॉलेज है, कोई रैंक 1 है, कोई रैंक 77 है, कोई रैंक 102 है, सब है। वहाँ पे आप इंटरव्यू को कैसे लेके जाते हो, वो पूछ रहे हैं उसको कैसे आंसर देते हो, हॉनेस्ट हो कि नहीं हो। जैसे किसी मेरे को पूछा कि सर एक इंटरव्यू में कि एक स्लोप है, स्लोप पे अपन कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है, हमने ये किया था, तुम कैसे करोगे? मैंने कहा सर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, पर मैंने ये सिचुएशन फेस नहीं की है, मैं बस गेस कर सकता हूँ ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता।
तो बस वो बोले कि हाँ हमें पता है तुम्हें नहीं पता, इसलिए हम चाह रहे थे कि तुम बोलो, बस वही है सर। बिल्कुल। तो एक नरेंद्र का ये अप्रोच है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को एक बार आप टेक्निकल प्रिपेयर कर लीजिए, फिर उसके बाद में धीरे धीरे इंटरव्यूज़ के हिसाब से ढलते जाइए। लेकिन क्या सर ये भी पॉसिबल है कि कोई बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी हॉबी बना के रखे कि फाइनली जब अपने को 1-2 महीना आए तो वो डरे नहीं, वो पहले से ही इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते रहना चाहिए हमें, क्योंकि लास्ट में फिर सारे इंजीनियर्स को ये दिक्कत रहती है क्योंकि टेक्निकल पढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान नहीं होता। तो वो डे टू डे लाइफ में जो भी चल रहा है आपके आसपास उसके रेलेवेंट चीज़ों को पढ़ते रहें। जो भी इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट हो रहे हैं, जनरली जो इंटरव्यू होता है वो आपसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मांगता है चीज़ों के। तो इंजीनियरिंग फील्ड में जो एडवांसमेंट हो रहे हैं सिविल के अंदर ही आपको वो भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप मटीरियल्स की बात करते हो, आप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की बात करते हो, तो ये सारी बातें पूछी जाती है वहाँ पर। यार आप बोलोगे LSM पता है, WSM पता है, आपको पता होना चाहिए आज के टाइम पर डिज़ाइनिंग कैसे हो रही है। आप स्टील स्ट्रक्चर की बात करोगे, वो कोई दूसरा मटीरियल पूछ लेगा। आज के टाइम पर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, रीइंफोर्समेंट अब स्टील से नहीं दे रहे हैं, जियो टेक्सटाइल से रीइंफोर्समेंट हो रही है, कोड भी आने वाला है उसका। तो ये सारे मटेरियल्स के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं जो थ्योरी में तो नहीं मिलेंगे आपको, वो कन्वेंशनल पैटर्न होता है, पर प्रैक्टिकली इंटरव्यू में आपसे ये पूछ लेते हैं। तो हमें लगता है कि सर हम लोगों ने बहुत सारे एस्पेक्ट पर बात करी और अभी तो शुरुआत है इन लोगों की, बहुत आगे जाने वाले हैं। और जो फ्यूचर अपने लर्नर्स हैं उनको मोटिवेटेड होना है, उनको समझना है कि आप किसी भी फेज़ में हैं, आप M.Tech कर रहे हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं कि आपके पास में बैकअप नहीं है, तो हर एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं आपके पास में चांस रहता है, आपके पास में समय रहता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें। सर कुछ लास्ट वर्ड बताइए फिर। बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है उससे डिसहार्टन नहीं होना है, अपनी गलतियों से सीखना है, गलतियों को इम्प्रूव करना है और नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। सो एक बार फिर से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज लर्नर्स हु हैव क्लियर्ड इट एंड आप सभी को भी। और सभी लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और आपको कोई भी डाउट होगा तो अनअकैडमी की पूरी टीम आपके साथ में हमेशा से रही है और साथ में रहती रहेगी। ठीक है, चलिए लेट्स क्रैक इट।